हेलो गाइस, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे और अब तक आपने पी ब्लॉक 7 चैप्टर तक के सभी क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण होंगे उनको क्रमबद्ध तरीके से तैयार कर लिया होगा। अब मैं आपको 8वें चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और उनको आपको सॉल्व करना है और कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगा उनके साथ साथ। तो उठाइए कॉपी और पेन और तैयार हो जाइए डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही लिखिए कि डी ब्लॉक कौन से वर्ग तक फैला हुआ है, कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक फैला हुआ है। डी ब्लॉक कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक है तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक फैला हुआ है, तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ से फैला हुआ है? तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या होता है। एन एस कक्षक में 0, 1, 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और n-1 डी 0 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 0 से 1, 1 से 2 और n-1 डी 1 से 10। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। सही आ रहा है। तो देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, आइए डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका? डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 0 से 1, 1 से 2 और n-1 डी 1 से 10। इसके बाद संक्रमण धातु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक्रमण धातु, संक्रमण धातु की परिभाषा, किसकी परिभाषा? संक्रमण धातु किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। संक्रमण धातु में से प्रश्न जरूर बनेगा। संक्रमण धातु किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के ऐसे धातु जिनमें डी उपकोष में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, अर्थात डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। डी उपकोष क्या भरा होता है? डी उपकोष कह दो या डी कक्षक कह दो, आंशिक रूप से भरा होता है। डी उपकोष इनमें क्या भरा रहता है? आंशिक रूप से भरा होता है। उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक के ऐसे धातु जिनमें 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं अथवा डी उपकोष या डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, उन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। ओके, तो संक्रमण धातु की परिभाषा ये है। इसके बाद बात करते हैं कि संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 0 से 1 से 2 n-1 डी 1 से 9 हो जाएगा। संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 0 से 1, 1 से 2 n-1 डी 1 से 9 रहेगा। ये संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब संक्रमण धातु की स्थिति कहां से कहां तक होगी? तीसरे वर्ग से 11वें वर्ग तक संक्रमण धातु का फैलाव होता है। कितने वर्ग से? तीसरे वर्ग से 11वें वर्ग तक फैलाव होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के, लिखो क्वेश्चन लिख लो, डी ब्लॉक के उस वर्ग, डी ब्लॉक के उस वर्ग तथा कोई 3 धातुओं के नाम बताइए जो संक्रमण धातु नहीं है, जो संक्रमण धातु नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डी ब्लॉक के उस वर्ग
तथा 3 धातुओं के नाम बताइए, तथा कोई 3 धातुओं के नाम बताइए जो संक्रमण धातु नहीं है। तो बेटा वो कौन सा वर्ग है? वो 12वां वर्ग है। कौन सा वर्ग है? 12वां वर्ग है। डी ब्लॉक का 12वां जो वर्ग है वो संक्रमण धातु नहीं है। क्या नहीं है? संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? जिंक कैद होकर के मर गया कॉपरनीशियम, यानी ये वाले जो तत्व हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, ये जो 4 धातु हैं मैंने आपको बताई ये संक्रमण धातु नहीं है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30, कैडमियम का 48 और मरकरी का 80, कॉपरनीशियम का 112। ये जो धातु है ये संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है, संक्रमण धातु नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, जिंक कैद होकर मर गया कॉपरनीशियम, जिंक कैद होकर के मर गया कॉपरनीशियम। वैसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछा है कि डी ब्लॉक के किसी एक धातु का नाम बताओ जो संक्रमण धातु नहीं है, तो आप जिंक लिख देना या कैडमियम या मरकरी या कॉपरनीशियम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि संक्रमण धातुओं में डी कक्षक में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो संक्रमण धातु होगा। ठीक है। और अब इसका अपवाद सुन लो कि कॉपर धातु और चांदी धातु में इनमें D10 विन्यास होता है, फिर भी वो संक्रमण धातु क्यों है? उसका मुख्य कारण यह है कि कॉपर और चांदी में आयनिक अवस्था में D9 विन्यास पाया जाता है। कॉपर और चांदी में कौन सी अवस्था में? आयनिक अवस्था में। लिखिए क्वेश्चन, अपवाद है इसका। क्या कारण है? क्या कारण है कॉपर तथा चांदी, कॉपर, चांदी, सोना, कॉपर, चांदी, सोना तीनों ही में ये बात पाई जाती है। कॉपर, चांदी, सोना, ब्रैकेट में लिख लो सिक्का धातु। कौन से धातु है? कॉपर, चांदी, सोना, ब्रैकेट में लिख लो सिक्का धातु में D10 विन्यास, D10 विन्यास होते हुए, D10 विन्यास होते हुए भी, D10 विन्यास होते हुए भी, D10 विन्यास होते हुए भी संक्रमण धातु, संक्रमण धातु होते हैं। D10 विन्यास होते हुए भी संक्रमण धातु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संक्रमण धातु। तो ऐसा क्या रीजन है, ये संक्रमण धातु क्यों होते हैं? तो इसका सटीक आंसर क्या है भैया कि कॉपर, चांदी, सोना अपनी आयनिक अवस्था में, लिखो आंसर लिखो, कॉपर, चांदी, सोना, कॉपर, चांदी, सोना अपनी आयनिक अवस्था में, कॉपर, चांदी, सोना अपनी आयनिक अवस्था में D9 विन्यास, D9 विन्यास, D9 विन्यास अथवा आंशिक भरा डी कक्षक प्राप्त कर लेते हैं। आंशिक भरा डी कक्षक प्राप्त कर लेते हैं, ये रीजन इसका, आंशिक भरा डी कक्षक प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो ये सटीक इसका आंसर है। कॉपर, चांदी, सोना दोनों डी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आयनिक अवस्था में। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर का उदासीन अवस्था में क्या विन्यास होता है? 4s1 3d10। क्या होता है? 4s1 3d10। और Cu+2 स्टेट में देखेंगे आयनिक अवस्था में तो 4s0 हो जाएगा और 3d9 हो जाएगा। तो हो गया ना D9 विन्यास, तो आंशिक भरा हुआ है। ऐसे चांदी में Ag+2 स्टेट में, ऐसे Au+3 सोना में, Au+3 में। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से निकल जाएंगे तो D9 या D8 विन्यास हो जाएगा आंशिक भरा हुआ। ठीक है, आगे लिखिए।
संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार में परिवर्तन, संक्रमण धातु के परमाणु आकार में परिवर्तन, परमाणु आकार में परिवर्तन। नंबर 2, पहला तो हो गया परमाणु आकार में परिवर्तन, संक्रमण धातु में परमाणु आकार में परिवर्तन हो गया। दूसरा लिखो उत्प्रेरकीय गुणधर्म। ये उत्प्रेरकीय गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? ठीक है भाई, परमाणु आकार में परिवर्तन तो वही परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण बल में परिवर्तन के कारण होता है। कभी परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है। अगर इनमें से एक ज़्यादा हो जाएगा, जैसे नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा तो परमाणु आकार घट जाएगा, और परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा तो उसका परमाणु आकार बढ़ जाएगा। तो उस कारण से अनियमित परिवर्तन होता है संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार में। ठीक है, संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार में अनियमित परिवर्तन का कारण क्या है? परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण बल में बदलाव, वो दोनों बदलते रहते हैं। इसलिए एक आवर्त में या वर्ग में इनके परमाणु आकार अनियमित रूप से बदलते रहते हैं। दोनों बराबर हो जाएंगे, परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आकर्षण बल, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसमें से नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा हो गया तो परमाणु आकार घट जाएगा, और परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया उसकी तुलना में तो आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखो कर्ण एंथैल्पी। कर्ण एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्रोमियम की होती है। कर्ण एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कर्ण एंथैल्पी, कर्ण एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्रोमियम की इसलिए होती है क्योंकि क्रोमियम के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में होते हैं 4s1 3d5, 4s1 3d5, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी कर्ण एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसकी कर्ण एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा, और धात्विक बंध सामर्थ्य भी ज़्यादा होगी। क्रोमियम की धात्विक बंध सामर्थ्य और कर्ण एंथैल्पी दोनों ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मैंगनीज की इससे कम होती हैं। तो ध्यान रखना, कर्ण एंथैल्पी क्रोमियम की ज़्यादा होती है, मैंगनीज की दूसरे नंबर पर। परंतु अगर ये देखें कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा कौन दर्शाता है, तो नेक्स्ट लिखें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो वो होती है मैंगनीज की। +2 से +7 तक सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था मैंगनीज की होती है। ठीक है, ओके। और ऐसा कौन सा डी ब्लॉक का या संक्रमण धातु तत्व है जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? एकमात्र 3D श्रेणी का डी ब्लॉक का कौन सा धातु है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? बताइए इसको। तो वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम एकमात्र +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। डी ब्लॉक में कोई एक धातु का नाम बताइए, या 3D श्रेणी की एक धातु का नाम बताओ जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। वो कौन सा संक्रमण धातु है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? स्कैंडियम। स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और सबसे न्यूनतम दर्शाता है क्रोमियम +1 और कॉपर। कॉपर और क्रोमियम सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +1 दर्शाते हैं, कॉपर और क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है संकुल यौगिकों का निर्माण करना। संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं? ये संकुल यौगिकों का निर्माण इसलिए करते हैं कि इनमें आंतरिक रिक्त डी कक्षक या आंशिक भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं, जिससे लिगैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं, मध्यवर्ती बना लेते हैं। इसलिए ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिकों का निर्माण करने का कारण क्या है? इनमें रिक्त डी कक्षक या आंशिक भरे हुए डी कक्षक पाया जाना। और ऐसे ही अगर बात करें हम कि उत्प्रेरकीय गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? उत्प्रेरकीय गुणधर्म इसलिए दर्शाते हैं कि NS तथा N-1 डी उपकोष की लगभग समान ऊर्जा होने से इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो जाता है। क्या हो जाता है?
NS तथा N-1 डी उपकोष NS तथा N-1 डी उपकोष की लगभग समान ऊर्जा होने से इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो जाता है। इसलिए ये क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीय अवस्था दर्शाते हैं। सॉरी, क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीय अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीय अवस्था दर्शाने का कारण यह है कि NS तथा N-1 डी उपकोष की लगभग समान ऊर्जा होने से इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो जाता है, इसलिए परिवर्तनशील ऑक्सीय अवस्था दर्शाते हैं। अब उत्प्रेरकी गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? देखिए, उत्प्रेरकी गुणधर्म का कारण वही है रिक्त डी कक्षक। जो संकुल यौगिकों के निर्माण का आंसर है वही उत्प्रेरकी गुणधर्म का आंसर है। उत्प्रेरकी गुणधर्म का कारण यही है कि उसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जिससे किसी दूसरे पदार्थ से आसानी से जुड़ करके मध्यवर्ती बना लेते हैं और मध्यवर्ती को तोड़ करके फिर आप उसको उत्पाद में बदल देते हैं और वह उत्प्रेरक के रूप में अलग हो जाती हैं। ये रीजन है। नेक्स्ट, मिश्र धातुओं का निर्माण करना। मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करते हैं भाई? इसका मुख्य कारण यह है कि संक्रमण धातुओं के आकार लगभग समान होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण धातुओं के आकार लगभग समान होने से एक दूसरी धातुओं को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित। एक दूसरी धातुओं को प्रतिस्थापित करने से वो आसानी से समांगी मिश्रण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आसानी से समांगी मिश्रण बना लेते हैं और समांगी मिश्रण बनाने के कारण मिश्र धातु बना लेते हैं। भाई मिश्र धातु होती क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो जब संक्रमण धातुएं आपस में एक दूसरे में मिलती हैं तो एक दूसरे का प्रतिस्थापन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? और प्रतिस्थापन करते समय क्या होता है कि वो मिश्रित हो जाती हैं लगभग समान आकार के कारण। ओके, और मिश्र धातु बना लेती हैं। ओके, इसमें पीतल और कांसा और जर्मन सिल्वर और स्टेनलेस स्टील, ठीक है, इनके संगठन याद कर लेना। पीतल का आपको पता है कॉपर और जिंक से पीतल ब्रॉस बनती है, कॉपर और जिंक से। और कांसा कॉपर तथा टिन से बनता है, कॉपर तथा टिन से। और जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल, कॉपर जिंक और निकल, यानी कॉपर जिंक को निकल गया उससे बनता है। और स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? बताइए, लिखाया क्या? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है बोलो? नहीं लिखाया गया। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? क्रोमियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन, ठीक है, ये धातुएं होती हैं। ये सब मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन। और इससे जो स्टेनलेस स्टील बनता है इसमें कभी जंग नहीं लगती है। ठीक है, कुतुब मीनार जो बनाया गया है ना, उस कुतुब मीनार में आयरन के साथ साथ इन सभी धातुओं को उसमें मिश्रित किया गया, तभी तो उसमें जंग नहीं लगती। जैसे रेल की जो पटरियां होती है ना, वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, तभी तो वो कभी जंग नहीं लगती और ना टूटती हैं। कुतुब मीनार में भी इसी का मिश्रण लिया गया, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती। ओके, वो एक मिसाल है सबके लिए कि उसमें जंग नहीं लगी अभी भी है। तो उसका रीजन यही है कि उसमें इन सभी धातुओं को मिश्रित करके बनाया गया शुरुआत में, तब इसलिए वो उसमें जंग नहीं लगती है। और दूसरी बात, उसमें पानी टिकता नहीं है। ठीक है, वही पानी उसके ऊपर से रिसाव हो जाता है, सूख जाता है जल्दी। और दूसरी बात है स्टेनलेस स्टील है। तो देखिए आगे महत्वपूर्ण प्रश्न ये डी ब्लॉक के मैंने आपको बताए। उसके बाद लिखेंगे आपको इनकी संरचना बनानी है। Cr2O7 डाइक्रोमेट एनायन और क्रोमेट एनायन, CrO4 के ऊपर -2, MnO4-
MnO4 के ऊपर -2, इसको डाइक्रोमेट कहते हैं। डाइक्रोमेट एनायन, डाइक्रोमेट एनायन। आपको डाइक्रोमेट एनायन की संरचना, क्रोमेट एनायन की संरचना, क्रोमेट एनायन में कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है, ठीक है। परमैंगनेट एनायन, इसमें भी sp3 संकरण होता है। संकरण तो सब में sp3 होता है। मैंगनेट एनायन, ठीक है। इनकी सबकी संरचना, क्रोमेट एनायन की संरचना बनाएंगे तो आप इस तरह से ये माइनस और यहाँ पर माइनस और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये क्रोमेट एनायन की संरचना हो जाएगी, ठीक है। माइनस माइनस दो जगह आएगा ऑक्सीजन पर। इसमें सिग्मा हो गया, ये सिग्मा और पाई, ये सिग्मा और पाई, ये सिग्मा। किसी भी यूनिट में संकरण निकालना है तो सिग्मा बंधों की संख्या काउंट कर लो, जितने सिग्मा बंध होंगे वही उसका संकरण होगा। तो 4 सिग्मा बंध है तो उसमें sp3 संकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। ऐसे ही मैंगनेट एनायन की देखेंगे तो मैंगनेट एनायन MnO4 माइनस, इस पर एक पर माइनस आ जाएगा, बाकी ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये मैंगनेट एनायन है। आप देख रहे हैं कि मैंगनेट एनायन की जो संरचना है इस प्रकार से है, लेकिन हम खुला रहा है। मैंगनेट एनायन में मैंगनीज से ये बने हुए हैं। इसमें भी देखो सिग्मा पाई और सिग्मा, 4 सिग्मा है तो sp3 संकरण है। और इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। कैसी है? इसकी प्रतिचुंबकीय प्रकृति का कारण ये है कि मैंगनीज के बायोकेमिकल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। भाई मैंगनीज का 25 परमाणु क्रमांक है, 18 से ऊपर 25 तक 7 हो गए ना इलेक्ट्रॉन। तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले जाते हैं। देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, सातों इलेक्ट्रॉन इसके बंद बनाने में भाग ले गए, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहा, इसलिए प्रतिचुंबकीय होता है। तो ध्यान रखें, परमैंगनेट एनायन है वो प्रतिचुंबकीय होता है। परमैंगनेट एनायन क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। और जो मैंगनेट एनायन है ना, ये मैंगनेट एनायन ये अचुंबकीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था होती है, ऐसे व्यवस्था होती है भैया, इस प्रकार से। आप देखेंगे 2 माइनस हो गए यहाँ पर MnO4 के ऊपर -2 में, ठीक है। बायोकेमिकल कोष में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त रह जाएगा। 2 2 4 5 6, तो मैंगनेट एनायन में 1 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के पास मुक्त रह जाएगा, तो मैंगनेट एनायन अनुचुंबकीय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंगनेट एनायन क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। ओके, आपको ये दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आगे चले हम। इसके बाद हम बात करेंगे भैया F ब्लॉक की। D ब्लॉक में मैंने इतना बताया, इन सबको याद कर लें, इनमें से ही क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब F ब्लॉक की बात करते हैं तो F ब्लॉक में लिखिए, मैं F ब्लॉक में बोल रहा हूं, इसको देना कॉपी को देना। F ब्लॉक में सबसे पहले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। इसके बाद लिखो लेंथेनाइड श्रेणी की सामान्य एवं असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनाइड श्रेणी की सामान्य एवं असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्य एवं असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड श्रेणी की देखें
तो बेटा सामान्य ऑक्सीजन अवस्था तो +3 होती है, और सामान्य ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है भाई? सामान्य ऑक्सीजन अवस्था तो +3 होती है, और सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +4। लैंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था, सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3, और असामान्य यानी एबनॉर्मल, असामान्य ऑक्सीजन अवस्था यानी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 है और एबनॉर्मल +4 है। फिर लिखो एकमात्र +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाला, एकमात्र +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाला। तो देखो लैंथेनाइड श्रेणी में तो कौन सा है? सीरियम है, ठीक है। लैंथेनाइड श्रेणी में तो सीरियम है, और एक्टिनाइड श्रेणी में देखेंगे तो थोरियम है। एक्टिनाइड श्रेणी में देखेंगे तो थोरियम है, ठीक है। फिर लैंथेनाइड श्रेणी में लिखो +2 ऑक्सीजन अवस्था, एकमात्र +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाले, एकमात्र +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाले लैंथेनाइड श्रेणी के धातु, एकमात्र +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाले लैंथेनाइड श्रेणी के धातु, +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाले लैंथेनाइड श्रेणी के धातु देखेंगे तो कौन कौन से हैं? यूरोपियम और इटरबियम, यूरोपियम और इटरबियम, यूरोपियम और इटरबियम। यूरोपियम का प्रतीक है EU और इटरबियम का YB। यूरोपियम इटरबियम ये एकमात्र +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, ये लैंथेनाइड श्रेणी के धातु हैं, ठीक है भैया। और स्टील से भी कठोर धातु कौन सी है? सैमेरियम। और प्रबल अनुचुंबकीय ठोस कौन सा है लैंथेनाइड श्रेणी में? नियोडीमियम। नियोडीमियम प्रबल अनुचुंबकीय, स्टील से भी कठोर सैमेरियम। अब एक्टिनाइड श्रेणी में देखिए, अच्छा लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन लिखिए। लैंथेनाइड संकुचन बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? इसके कारण लिखिए। लैंथेनाइड संकुचन क्यों होता है, इसके आपको कारण लिखना है। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है ये तुम जानते ही हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे तो परमाणु आकार में क्रमिक कमी होती जाती है। क्या हो जाती है? परमाणु आकार निरंतर घटता जाता है। इसी प्रक्रिया को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि परिरक्षण प्रभाव की तुलना में नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होना। नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि हो जाएगी तो परमाणु आकार घटता चला जाएगा। फिर लिखो मिश्र धातु, बहुत ही इंपोर्टेंट है मिश्र धातु। मिश्र खाली मिश्र धातु है, मिश्र नहीं, मिश्र धातु, मिश्र मेटल, MISCH, मिश्र मेटल, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। मैंने मिश्र मेटल की क्या संगठन बताया था आपको? मिश्र धातु का क्या संगठन बताया था? बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें लगभग 95% तो लैंथेनाइड तत्व होते हैं। क्या होते हैं? लगभग 95% लैंथेनाइड तत्व होते हैं। लगभग 95% तो क्या होते हैं? लैंथेनाइड तत्व होते हैं। और उसके बाद देखेंगे लगभग 5% इसमें आयरन होता है, ठीक है। और लेस मात्र 87 का आलू। लगभग 95% तो लैंथेनाइड धातु और लगभग 5% आयरन और लेस मात्र नहीं, लेस अमाउंट यानी लेस मात्र यानी कम, लेस अमाउंट 87 का आलू यानी सल्फर, कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, इन सब से मिलकर के जो मिश्र धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिश्र धातु ही आपस में इनसे मिलेगी मिश्र धातु। भाई 2 या 2 से अधिक धातु और तत्व वगैरह सब हो गए, तो इन सबसे जो समांगी मिश्रण मिश्र धातु बनेगी
वो मिश्र धातु मिश्र मेटल कहलाएगी। ठीक है, तो मिश्र मेटल इंपोर्टेंट है, लगभग 3-4% लैंथेनाइट धातु, लगभग 5% आयरन और लेस मात्रा या कुछ मात्रा में सकासी का आलू यानी सल्फर, कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, इनसे मिलकर के जो समांगी मिश्रण या मिश्र धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? बंदूक की गोली, फ्लिंट यानी ब्लेड बनाना और कवच इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक्टिनाइड श्रेणी में देखेंगे तो एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने बता ही दिया और सामान्य और सामान्य ऑक्सीजन व्यवस्था इसकी भी वही है, +3 सामान्य ऑक्सीजन व्यवस्था, असामान्य भी इसकी +2 और +2 +4 +5 +6 +7 तक असामान्य ऑक्सीजन व्यवस्था इसकी होती है। इसकी असामान्य ऑक्सीजन व्यवस्था ज़्यादा तक हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो +2 ऑक्सीजन व्यवस्था दर्शाने वाले धातु हैं वो कौन से हैं? नोबेलियम और बताना इसको, +2 ऑक्सीजन व्यवस्था दर्शाने वाले ये कौन कौन से धातु मैंने बताया था जो हैं भाई एक्टिनाइड श्रेणी में +2 ऑक्सीजन व्यवस्था। एक तो अमेरिशियम दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है? अमेरिशियम, एक नोबेलियम। अमेरिशियम और नोबेलियम AM, अमेरिशियम और नोबेलियम दोनों ही +2 ऑक्सीजन व्यवस्था दर्शाते हैं। इसके बाद लिखेंगे आप परायूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम धातु, परायूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम धातु अथवा अति भारी धातु, परायूरेनियम / ट्रांस यूरेनियम / अति भारी धातु। इसकी परिभाषा और इसका एक एक उदाहरण। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि जो लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, तो 4D श्रेणी और 5D श्रेणी में देखने को मिलते हैं। तो आप देखते हैं इस तरह से जो स्कूटर यामा लाओ ऐसा, इसके बाद टाइटेनियम, फिर ट्रिटियम के बाद जर्कोनियम और लैंथेनम के बाद हैफ्नियम। ठीक है, तो आपको पता है कि लैंथेनाइड श्रेणी लैंथेनम के बाद प्रारंभ होती है। इसके कारण पूरे इस आवर्त में परमाणु आकार डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या कारण है जर्कोनियम तथा हैफ्नियम के परमाणु आकार लगभग बराबर होते हैं। तो लिख लो क्वेश्चन, क्या कारण है जर्कोनियम तथा हैफ्नियम? जर्कोनियम यानी जेडा, जर्कोनियम तथा हैफ्नियम, हैफ्नियम के परमाणु आकार लगभग बराबर होते हैं। तो जर्कोनियम और हैफ्नियम के परमाणु आकार लगभग बराबर होने का मुख्य कारण है लैंथेनाइड संकुचन। क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, जर्कोनियम और हैफ्नियम। और भी देख सकते हैं तो नायोबियम और मोलिब्डेनम का भी आकार इसी कारण से बराबर हो जाएगा, नायोबियम और मोलिब्डेनम का लैंथेनाइड संकुचन के कारण। लैंथेनाइड संकुचन के और भी कई प्रभाव हैं, जैसे लैंथेनाइड श्रेणी में क्षारीयता का घटता जाना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए। लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी में अंतर है तो उनको भी याद कर लेना। इस को आप अच्छी तरह से तैयार कर लो और बिल्कुल याद कर लो, इनसे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसको याद करिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको फायदा मिले, सभी विद्यार्थियों को अच्छे नंबर आ सकें।